Foreign trade, the trade between the trade with the rest of the world, any nations trade with rest of the world, that is कॉल्ड फॉरेन ट्रेड, जो विदेशों के साथ हमारा व्यापार होता है। जब नेशन के साथ ही होता है तो उसको तो हम लोग क्लोज इकोनॉमी कहते हैं, और जब ओपन विदेशों के साथ हमारा व्यापार होता है दैट इज कॉल्ड ओपन इकोनॉमी। ये तो सब आपको पता ही होगा। और इसमें फॉरेन ट्रेड जो है वो हमारा विश्व की किसी भी कंट्री के साथ हो सकता है, जितनी भी कंट्रीज हैं। और आफ्टर ग्लोबलाइजेशन तो इसमें काफी तेजी हुई है फॉरेन ट्रेड के क्षेत्र में, क्योंकि इससे हम लोग को बहुत सारे फायदे हैं। और एक तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए तो ये कहा जाता है इट इज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इससे बहुत तेजी के साथ होता है। तो फॉरेन ट्रेड जो है वो इससे कम से कम डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे क्या फायदे होते हैं, इसका क्या, क्यों हमें फॉरेन ट्रेड जो है वो, क्या कारण है, किस कारण से हमें फॉरेन ट्रेड पे इतना ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है और हर कंट्री देता है। वो एक तो ये होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं दे हैव नेचुरल रिसोर्सेज इन अबंडेंट। जैसे इंडिया के पास हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अबंडेंस में है और हमारे पास उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका विदोहन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। तो उनका विदोहन करने के लिए और अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम किसी ऐसी चीज से जुड़े जिससे कि हमारा डेवलपमेंट भी होता रहे और हमारे उसमें नेशनल इनकम जो है उसमें भी लगातार वृद्धि होती रहे। तो इसके लिए जो है प्राकृतिक जो संसाधन है उनके पूर्णतः विदोहन के लिए हमको नेचर उस एक तो ये फायदा होता है हम जब जुड़ते हैं किसी भी विदेशी व्यापार के साथ। दूसरा जो है हमारे बहुत से राष्ट्रों से संबंध हो जाते हैं, बहुत से राष्ट्रों के साथ संबंध बनते हैं और विदेशों के साथ हमारी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता है। और हमारा जो जैसे इंडिया को आप देखते हैं कि यहाँ एग्रीकल्चर जो है हमारा वो बैकबोन रहा है हमेशा से इंडियन इकोनॉमी का। तो एग्रीकल्चर में जो भी हमारा कच्चा माल वगैरह है उसको भी निर्यात करने में हमें काफी हद तक सहायता मिलती है, और जबकि हम शुरू से ही इसको निर्यात करने की दिशा में लगे रहे हैं और विदेशी संस्कृति से, वहाँ के कल्चर से हमारा परिचय होता है। मेरी विदेशी संस्कृति से परिचय होता है और नई न्यू न्यू टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जब कभी जरूरत पड़ती, जरूरत के समय जो है हम लोग क्या करते हैं कि वहां से विदेशों से अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि युद्ध की स्थिति आ जाती है किसी कंट्री में या किसी कंट्री में आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो विदेशों से सहायता भी प्राप्त होती है, जैसे कि अनाज है, बाकी की और चीजें हैं, दवाइयां हैं और बहुत सी चीजें जो जरूरत की होती हैं, खाद्यान्न वगैरह। तो इससे भी, इसका भी हमें दूसरे कंट्रीज के साथ जो व्यापार करते हैं उसमें फायदा होता है। और आयातों की एक अर्थव्यवस्था फॉर्म होती है जिससे कि हम आयात अपनी में जरूरत की चीजों का आयात कर सकते हैं और जो हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हैं उसका निर्यात भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हमारा सेवा के क्षेत्र में, इनके अलावा सेवा के क्षेत्र में जो है वो गुणात्मक सुधार बहुत ज्यादा तेजी के साथ होता है। ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि सर्विस सेक्टर हमारा कितना जो है विदेशी व्यापार जब से हमारा बढ़ा है आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब भी हम विदेशी व्यापार की बात करते हैं तो हम दो भागों में इसको स्टडी करेंगे। अभी सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि विदेशी व्यापार कितनी तरह का होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड, टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड में जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि एक तो हमारा एक्सपोर्ट होता है जो हम बाहर भेजते हैं और सामान, और एक इंपोर्ट होता है जो हम बाहर से मंगा रहे होते हैं सामान। इसके अलावा एक थर्ड टाइप भी होता है एंट्रीपोर्ट ट्रेड।
एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अलावा थर्ड टाइप जो है फॉरेन ट्रेड का है वो एंट्रीपोर्ट ट्रेड। एंट्रीपोर्ट ट्रेड में क्या होता है कि जो भी एक कंट्री ये इट मींस री एक्सपोर्टिंग, द सिस्टम ऑफ री एक्सपोर्टिंग। जैसे किसी कंट्री ने वो इंडिया का बायर है, इंडिया से इंपोर्ट किया उसने, फ्रांस से सपोर्ट इंडिया से इंपोर्ट किया, कोई सामान मंगाया इंडिया से और फिर उसको एक्सपोर्ट किसको कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को। तो ये सिस्टम ऑफ जो ट्रेड जो है ये क्या कहलाता है, एंट्रीपोर्ट ट्रेड। अब हम लोग बात करेंगे कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, जब हमारे स्वतंत्रता से पहले के समय में फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी। तो स्वतंत्रता के पहले समय में जैसा हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश रेजिम था हमारा, और ब्रिटिश रेजिम में जो भी कुछ भी फॉरेन ट्रेड होता था वो अपने फायदे को लेकर के, प्रोडक्शन इंडिया का था, नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया के थे, लोग इंडिया के थे काम करने वाले, लेकिन जो फायदा होता था वो ब्रिटिशर्स को होता था। तो ब्रिटिशर्स अपने फायदे को ध्यान में रख करके सारा बिजनेस किया करते थे, और मेनली जो हमारा बिजनेस था उस समय प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में वो था हमारा इंग्लैंड के साथ में, यूके के साथ में। तो जब भी कभी हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं या उसको स्टडी करने के लिए चलते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज आती है, हमें क्या देखना होता है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड। कि फॉरेन ट्रेड जो इंडिपेंडेंस से पहले हमारा था उसमें क्या वॉल्यूम था उसका। तो अगर हम पहले की बात करें तो 1934 में भारत का कुल विदेशी व्यापार 186 करोड़ था 1934 में, और 1939 में ये 321 करोड़ रुपए हो गया था, जिसमें से कि 169 करोड़ के एक्सपोर्ट्स थे और 152 करोड़ के इंपोर्ट्स थे। और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग 1947-48 the total foreign trade was of 792 crore, out of which 403 crore exports and 3,389 crore imports। तो ये तो हमारी उस समय का वॉल्यूम था हमारा, कि ट्रेड का, फॉरेन ट्रेड का क्या वॉल्यूम था। अब अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि कंपोजिशन ऑफ व्हाट वाज टाइप ऑफ कंपोजिशन वाज देयर बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ आवर फॉरेन ट्रेड, तो दो तरह के हमारे यहाँ इसमें हम देखते हैं, एक्सपोर्ट देखेंगे और इंपोर्ट देखेंगे। तो क्या स्थिति थी, कौन सा माल हमारा, क्या क्या चीजें हम निर्यात करते थे और क्या क्या चीजें आयात करते थे, ये हम कंपोजिशन में देखेंगे। तो कच्चे हमारा जो एक्सपोर्ट थे वो नेचुरल, क्योंकि हमारे पास कच्चे माल की ज्यादा बहुतायत थी और हम कच्चे माल व कृषि वस्तुओं का निर्यात करते थे, सूती वस्त्र निर्यात होते थे, और मेनली कपास का निर्यात बहुत बड़ी मात्रा में होता था, जो कि मेनली यूके को ही होता था। और यूके में उन्होंने क्या किया होता कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज थी, उन्होंने सारी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती थी, यूके में होती थी, इंग्लैंड में होती थी, और मैन्युफैक्चर्ड चीजें वो वहां से मंगा करके फिर वही चीजें ज्यादा दामों में हमको वापस बेच, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बेचा करते थे ज्यादा। तो फायदा मेनली किसको होता था, इंग्लैंड को होता था, ब्रिटिशर्स को होता था, और हम उसमें योगदान किसका रहता था बड़ा, वो इंडियंस का रहता था, इंडिया का रहता था। तो अनाज था, जूट की वस्तु थी, चाय था, तिलहन था, सूती वस्त्र थे, कपास था, ये सब यहाँ से निर्यात होता था। और तैयार वस्तुओं में मशीनें, रासायनिक पदार्थ, लौह व इस्पात की वस्तुएं, आयरन एंड स्टील की वस्तुएं जो थी वो तैयार माल में थी। 1938-39 में करीब कच्चे माल का 45% एक्सपोर्ट हुआ, और उसमें से जो कि 47-48 में घटकर 21% रह गया।
और तैयार माल का जो निर्यात हुआ था 38-39 में, दैट वाज 30%, और 47-48 में ये 49% हो गया था। तो हमारे हम ये देखे कि जिस समय एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमने क्या किया कि कच्चे माल से हमारा ट्रांसफर हुआ था तैयार माल की, और तैयार माल अब हम ज्यादा उस पर डिपेंड हो गए थे निर्यात करने के लिए। Now we will talk about direction of foreign trade. तो डायरेक्शन मीन्स हम किन किन देशों को निर्यात करते हैं, या किन किन देशों से हमारा आयात होता है, किन किन देशों को हम निर्यात करते हैं। तो डायरेक्शन में कुल निर्यात का 34, स्वतंत्रता के पूर्व हम जो है कुल निर्यात का 34% जो है हमारा निर्यात होता था, और इंपोर्ट जो है वो 31%। ये किसको करते थे? इंग्लैंड को। सिर्फ इंग्लैंड को ही हम 34% एक्सपोर्ट करते थे, और 31% वहां से आयात कर रहे होते थे। इसके इसके अलावा जो दूसरी भी कंट्रीज थी वो भी ब्रिटिशर्स के उपनिवेश देश थे, जिन पर कि ब्रिटिशर्स का ही कब्जा था। जैसे श्रीलंका वगैरह थे, बर्मा थे। तो इसमें जो एक्सपोर्ट किया गया वो 21% एक्सपोर्ट था, और 10% इंपोर्ट हम लोग करते थे। अमेरिका का इंपोर्ट में हिस्सा 7% था, एक्सपोर्ट का 8% था, जो बाद में बढ़ा। क्योंकि अब जब अगर हम बात करते हैं अपने फॉरेन ट्रेड की, या जैसे जैसे हमने स्वतंत्रता हासिल की, तो हमारा जो परसेंटेज था वो ब्रिटिश में घटता गया, और अमेरिका से के साथ हमारा व्यापार सुदृढ़ होता गया। ये हम देखते हैं अगली अपनी जो डेटाज वगैरह है उसमें देखते हैं कि कैसे अमेरिका ने जो है इंपोर्ट में इंग्लैंड का हिस्सा 47-48 में, भारत के इंपोर्ट्स में इंग्लैंड का हिस्सा 25% रह गया, और अमेरिका का 30% हो गया। जबकि शुरू में कितना था अमेरिका का हिस्सा? 7 और 8% था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। तो यूरोप के, रूस व पूर्वी यूरोप के देशों के साथ जो हमारा व्यापार था वो करीब करीब ना के बराबर था, बहुत कम था। और अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें, हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स की हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो balance of trade, when we talk about balance of trade, there are three types of balance of trade. Either it is surplus, or it is in deficit balance of payment, or in equilibrium state. So when it is surplus, when our exports exceeds to our imports, it will be called surplus balance of trade, and when our imports exceeds our exports, it is called डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो हमारे मतलब एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं और इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं तो डेफिसिट कहलाता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। और जब हमारा दोनों इक्वल रहते हैं, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, तो वो हमारा इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में स्वतंत्रता के से पहले की हमारा जो भी फॉरेन ट्रेड था वो हमेशा सरप्लस में रहा, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारे ज्यादा रहे। ब्रिटिशर्स जो है एक्सपोर्ट पर ज्यादा ध्यान देते थे, और वो एक्सपोर्ट भी मेनली यूके को ही होता था। तो सरप्लस में ही रहा था, और शुरू से हमेशा सरप्लस में रहा। और 47 में जब 1939 में 17 करोड़ एक्सपोर्ट था, और 46-47 में 31 करोड़ सरप्लस था, और 47-48 में 46-47 में 31, एंड 47-48 में कम होकर के 14% रह गया था। तो फिर बाद के समय में जबकि हमने स्वतंत्रता हासिल करने की ओर कदम बढ़ाया, उस समय हमारे एक्सपोर्ट कम होने लगे और इंपोर्ट्स बढ़ने लगे। और नेचुरली था कि हमारे पास बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां थी, बहुत ज्यादा कर्ज थे,
और जिनको कि पूरा का बहुत सारी चीज़ों को और एक ऐसी डावाडोल स्थिति थी इकोनॉमी की जिसको सँभालना बहुत आवश्यक था। तो उसके लिए हमको अपने व्यापार पे ध्यान देना था, इंटरनल व्यापार पे भी ध्यान देना था और फॉरेन ट्रेड पर भी ध्यान देना था। तो आफ्टर फॉरेन ट्रेड अगर हम यही स्थिति देखते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या स्थिति रहती है हमारे फॉरेन ट्रेड की, तो जब हम उस समय हम देखेंगे कि जो 1947 और 48 में जिस समय हमने स्वतंत्रता हासिल की, उस समय हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो 792 करोड़ था फॉरेन ट्रेड, एंड 51 में ये बढ़ करके 1250 हो गया था, जिसमें कि 1250 में 600 करोड़ के हमारे एक्सपोर्ट थे और 650 करोड़ के इंपोर्ट्स थे, थोड़े से 50 करोड़ इंपोर्ट ज्यादा थे, तो 1250 टोटल हमारा फॉरेन ट्रेड जो था वो 1250 करोड़ का हुआ था। और 11-12 में करीब हमारे करीब एक दशक पहले की जो स्थिति थी वो थी 29.7 हमारे निर्यात थे और 34.8 जो है वो परसेंट हमारा आयात था। अब हम अगर स्वतंत्रता के बाद की कंपोजिशन पे आते हैं, ये देखते हैं कि क्या हमारे जो है कौन-कौन चीज़ों का हमने आयात और निर्यात बढ़ाया, कौन सी चीज़ों का आयात कम किया, क्या किया? तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे जो एक्सपोर्ट है, वो किन चीज़ों का हमने करना शुरू किया। सॉफ्टवेयर, रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट बढ़ा। हमने पहले हम सॉफ्टवेयर का नहीं करते थे, लेकिन अब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमने उसमें कंप्यूटराइजेशन में, सॉफ्टवेयर में इसमें महारत हासिल की और हमने सॉफ्टवेयर रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट बढ़ाया और इंपोर्ट्स में कैपिटलिस्टिक गुड्स और रॉ मटेरियल्स का जो है एक्सपोर्ट हम इंपोर्ट हमने हमारा बढ़ा है। तो अगर हम देखें कि क्या चेंजेस आए हैं हमारे एक्सपोर्ट में, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट में क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि पहले एक्सपोर्ट का देखते हैं फिर इंपोर्ट का देखते हैं कि क्या हमारे अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या चेंजेस आए हैं। तो एक्सपोर्ट में जो सबसे पहला चेंज आया है वो डिक्लाइन इन परसेंटेज ऑफ share of exports, decline in percentage of exports of agriculture products। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो इंपोर्ट था वो हमारा घटा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट जो है वो कम हुआ है और जो शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ कन्वेंशनल गुड्स यानी परंपरागत जो वस्तुएं हैं उनका एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है। और इसके अलावा किन चीजों का बढ़ा है वो है आइटम्स हमारे रेडीमेड गारमेंट्स का, जैसे अभी मैंने बात की कि हम एक्सपोर्ट जो रेडीमेड गारमेंट्स का करने लगे इंस्टेड ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स वी शिफ्टेड ऑन एग्रीकल्चर गारमेंट्स एंड चेंज इन कंपोजिशन और इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ जेम एंड रेडीमेड गारमेंट। जो जेम्स का जो भी जेम्स वगैरह का जो रा पत्थर होते हैं उनके एक्सपोर्ट पे हमने महारत हासिल की। और एक्चुअली होता क्या है कि जो हम लोग सॉरी जेम्स जो है हम बाहर से मंगाते भी हैं और बाहर भेजते भी हैं, लेकिन उसमें अंतर सिर्फ इतना है कि बाहर से जो हम जेम्स मंगाते हैं वो रॉ होते हैं, रॉ फॉर्म में मंगाते हैं और उनको यहाँ बहुत अच्छे से तराशा जाता है, उनको शेप दी जाती है, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है और फिर हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा जो है मतलब हम जेम्स को हम इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, जो स्वतंत्रता के बाद हमने जेम्स का काम शुरू किया। इसके बाद हमारे इंपोर्ट्स में क्या चेंजेस आए हैं, तो डिक्लाइन इन इंपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर जो गुड्स थी उनकी इंपोर्ट में डिक्लाइन आया है, उसको हमने कम किया है, उस पे अपनी आत्मनिर्भरता हासिल की है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स
जो है वो हमारी फर्स्ट प्लेस पे आ गए हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हमने जो है सबसे ज़्यादा हम जिन चीज़ों का इम्पोर्ट करते हैं, वो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमें इसके लिए दूसरों पे डिपेंड रहना ही है, और ऐसी कंट्रीज़ पे जो ऑयल बेस्ड है, जैसे सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, इनके ऊपर हमें अपने ऑयल प्रोडक्ट्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और क्रूड ऑयल के लिए हमें इनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। और इंक्रीज इन इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स मशीनरी वगैरह के लिए भी हमने इसको भी इसका भी इंपोर्ट बढ़ा है हमारा। और इंपोर्ट जो है वो रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स का भी बढ़ा है। इसके अलावा केमिकल्स का और फर्टिलाइजर्स का भी जो है इंपोर्ट हमारा बढ़ा है। अब अगर हम बात करें कि डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड बिफोर आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि क्या अब हमारा हमने क्या किया कि आप इंडिपेंडेंस के बाद हमने कौन कौन से देशों को हमने निर्यात बढ़ाया और कौन कौन से देशों से कम किया। तो भारत ने जो फॉरेन ट्रेड मेनली हमारा कि हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो हमारा था, जिसको कहते हैं ओईसीडी, इसके साथ हमारा व्यापार बढ़ा। यूरोपियन यूनियन के देश इसमें आते हैं, जैसे कि उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान। और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो थी, जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, इनके साथ हमारा जो है एक्सपोर्ट बढ़ा, डायरेक्ट इनके साथ हमारा बिजनेस बढ़ा, फॉरेन ट्रेड बढ़ा। अब कैसे चेंजेस आए हमारे, जो अब अगर हम इन सब के बारे में जो डेटास वगैरह उनको देख ले तो थोड़ा-सा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने इसमें चेंजेस आए हैं डायरेक्शन में। तो सबसे पहला जो चेंज आया है वो है कि हमारा 1980-81 में हमारा जो फॉरेन ट्रेड था, उम, उसमें एक्सपोर्ट का पार्ट था 46.6% और इंपोर्ट का था 45.7%। और जो 2010 और 11 में हमारा एक्सपोर्ट हो गए थे 33.6% और इंपोर्ट 30.6%। ये तो हमारा ओईसीडी के साथ फॉरेन ट्रेड रहा। और ओपेक के साथ हमारा क्या रहा, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के साथ। इसमें अगर हम 81 की बात करें तो उसमें 11.1% तो हमारे एक्सपोर्ट थे और 27.8% इम्पोर्ट थे, यानी हमारा बैलेंस रेट जो था वो माइनस में था। और 2010-11 में भी माइनस में ही था, क्योंकि एक्सपोर्ट 22.3% थे और इंपोर्ट्स हमारे 33.6% थे। अभी थर्ड टाइप ऑफ कंट्रीज आती जिनके साथ हमारा फॉरेन ट्रेड होता है, वो है यूरोप, ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप जो कंट्रीज है उसमें यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, आयरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क वगैरह आते हैं। इनके साथ भी हमारा व्यापार बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। इसमें 80-81 में जो हमारे एक्सपोर्ट थे वो थे 22.1% और इम्पोर्ट थे 10.3%। तो हमारे इसमें एक्सपोर्ट जो है ज्यादा थे और इंपोर्ट्स कम थे इनके साथ। और हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया था ईस्टर्न यूरोप ने। और 10-11 के दौरान एक्सपोर्ट थे 41.5 और इम्पोर्ट 33.0, यानी तब भी हमारा जो है ईस्टर्न यूरोप के साथ जो व्यापार हो रहा था वो प्लस में था, वो सरप्लस में था। डेवलपिंग कंट्रीज के साथ भी हमारे हैं, जैसे कि हमने देखा डेवलपिंग कंट्रीज एशियन कंट्रीज हैं
और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, तो एशियन कंट्रीज़ में हमने भी कई एसोसिएशन बना कर के अपना व्यापार शुरू किया। तो आपने सार्क का नाम सुना सुना होगा कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन करके हमने एक संस्था बनाई और उसके तहत हमने हमारे एशियन कंट्रीज़ उसके मेंबर थे और कैसे हमने उसमें जो है आपस में उनके मीटिंग करके और व्यापार करके हमने उसको बढ़ावा दिया। तो इनके साथ भी इसमें सब डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो इनके साथ भी हमारा जो व्यापार रहा वो काफ़ी हद तक अच्छा है क्योंकि 80-81 के दौरान 19.2% हमारा एक्सपोर्ट थे और इम्पोर्ट थे 15.7%। और 10-11 के दौरान हमारा एक्सपोर्ट थे 41.5% और इम्पोर्ट थे 33.0%। यानी बाद में हमारा जो है डेफिसिट हमें हुआ ट्रेड में और शुरू में जब हमने व्यापार किया था इंडिपेंडेंस के बाद इन कंट्रीज के साथ, तो हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा थे और इम्पोर्ट्स कम थे। बाद में कुछ कारणों से हमें इम्पोर्ट्स भी अपने बढ़ाने पड़े। तो इसके बाद हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में मैंने आपको बताया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने 3 तरह का आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि हमारा ट्रेड किस तरह का है कि सरप्लस है या डेफिसिट है या माइनस में है। स्वतंत्रता के पश्चात जब हम बात करते हैं निर्यात की, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे इसमें चेंजेस क्या-क्या आए हैं। तो जो चेंजेस आए हैं, तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि डिक्लाइन इन परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमने आपको बताया कि ये पहले हमारा 31% था और उसके बाद 9% 9.9% रह गया। तो पहले हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो उन ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते थे और उसके बाद उनमें डिक्लाइन आया। इसके बाद एक चीज़ और डिक्लाइन हमारा आया था, वो कन्वेंशनल आइटम्स का जो हमारा परसेंटेज है वो भी गिरा है, क्योंकि पहले हमारा जो कन्वेंशनल आइटम्स थे उनका निर्यात 41% हुआ करता था ड्यूरिंग 80-81 एंड 10-11 में आकर के ये 13.9% रह गया। इसके बाद निर्मित माल के निर्यातों के प्रतिशत में भी जो है वृद्धि हुई। इसमें वृद्धि हुई जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थी। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है वो पहले 56% था तैयार माल जो हम बेचते थे निर्मित माल, और बाद में ये 68% हो गया। यानी इसमें काफी तेजी के साथ वृद्धि आई। और जेम्स और रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हम लोगों ने निर्यात करना शुरू किया है, उसमें भी हमारे में वृद्धि हुई है। तो सिले सिलाई वस्त्र और जवाहरात जो है उसको दूसरा स्थान हासिल है हमारे फॉरेन ट्रेड में। सेकंड नंबर पे हमारा जो आता है व्यापार वो जेम्स का और रेडीमेड गारमेंट्स का आता है। और चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स का जो कंपोजिशन था उसमें भी चेंज आया है। इसमें जो 70-71 में काफी तम्बाकू मछलियों का निर्यात जो था वो 25 करोड़ रुपए था और 33 करोड़ रुपए और 31 करोड़ रुपए था। इसके बाद 2011 में जो है काफी का निर्यात बढ़ करके 2,900
908 करोड़ रुपए हो गया और तम्बाकू का 3,821 करोड़ रुपए, जबकि मछलियों आदि का व्यापार इसमें काफ़ी वृद्धि आई, 11,530 करोड़। मछलियाँ जो समुद्री उत्पाद हमारे हैं, उसमें झींगे, मछलियाँ और क्रैब्स वगैरह इनका सबका भी निर्यात होता है, तो इसमें वृद्धि आई है तेज़ी के साथ। ये बढ़ा है। इसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अगर हम देखते हैं, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो एक्सपोर्ट है, वो हम अब निर्यात भी करने लगे हैं, जो कि 10 और 11 के दौरान हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो थे, उसका हमारा 1,92,282 करोड़ का फॉरेन ट्रेड हुआ था। इससे सिद्ध होता है कि पेट्रोलियम उद्योग भी जो है अब हम अ, उसमें भी हम काफ़ी हद तक अपनी अ, वो इंडिपेंडेंस हासिल हासिल कर रहे हैं और इंजीनियरिंग का सामान, हस्तकला, चमड़े का सामान जो है उसके निर्यात में, उसके एक्सपोर्ट में भी वृद्धि हुई है। इंजीनियरिंग का सामान और जो हैंडीक्राफ्ट होता है, हैंडीक्राफ्ट में लकड़ी के खिलौने होते हैं और कुछ फर्नीचर वगैरह भी होता है, और कुछ वस्त्र वगैरह भी जो ट्रेडिशनल होते हैं, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी वगैरह आप देखें कि बिहार में मधुबनी वगैरह की पेंटिंग बहुत वस्त्रों पे फेमस है और कच्छ का जो है एम्ब्रॉयडरी बहुत फेमस है गुजरात में। तो हर जगह की अपनी स्पेशलिटी होती है और वो स्पेशलिटी जो है उसको किस तरह से कैश कराया जाता है, किस तरह से उसको फॉरेन ट्रेड में हम ला करके और किस तरह से उससे अपना रेवेन्यू बढ़ाते हैं। तो ये भी एक जो है बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो इसमें भी इंक्रीज़ हुआ है और हमा इससे इसके ज़रिए हमारे निर्यातों में वृद्धि हुई है। जो 70-71 में इंजीनियरिंग का सामान, हस्तकला और चमड़े का जो सामान था, उसके निर्यातों का मूल्य करीब 198 करोड़ और 73 करोड़ और 80 करोड़ के करीब था और जो कि बढ़ करके 10-11 में 3,13,282 करोड़ हो गया। यानी कि उसमें काफ़ी हद तक वृद्धि हुई है। सेवाओं के निर्यात में भी वृद्धि हुई है। सेवाएँ सर्विसेज़ जो हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो सर्विसेज़ बढ़ी हैं, वो कौन-सी बढ़ी? एक तो बैंकिंग सर्विसेज़ होती हैं और बीमा बीमा की सर्विसेज़ होती हैं। इसके अलावा जो है हमारी क सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी हुई है, वो कंसल्टेंसी में हुई है। सॉफ्टवेयर सर्विसेज़ जो है उसमें भी वृद्धि हुई है और कंसल्टेंसी की जो सर्विसेज़ होती हैं, जैसे विचार विमर्श सेवाएँ, सबसे ज़्यादा इसमें वृद्धि हुई है और इसमें सेवाओं का जो कुल निर्यात है उसमें 34.6% पहले था, जो कि पिछले सालों में बढ़ कर के पिछले सालों में 5 पिछले 5 वर्षों में पर ईयर इसमें 30% 29 टू 30% की वृद्धि हो रही है। यानी सर्विस सेक्टर जो है बहुत तेज़ी के साथ फ्लरिश कर रहा है। अब अगर हम आयात की चेंज हमारे आयात में क्या-क्या हुए हैं, तो उसमें हम देखें तो जिन चीज़ों का हम आयात करते थे उनमें हमारा आयरन, स्टील एंड मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, फूड ग्रेन्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेपर, पेपर बोर्ड, पेट्रोलियम वगैरह हम आयात करते रहे हैं। तो जो आयात हमारे थे उनमें चेंज कैसे आया, तो उसमें 51 में 20 करोड़ रुपए था हमारा आयरन और स्टील का व्यापार, जो कि 10-11 के दौरान बढ़ कर के 47,275 करोड़ हो गया। मशीनरी वगैरह 91 करोड़ था, जिस समय हमने स्वतंत्रता हासिल की थी, यानी 51 में जब हमारा 5 ईयर प्लान बनना शुरू हुआ था, उस दौरान। और बाद में ये 1,08,000 1,08,000 अ,
1,18,928 हो गया, 28 करोड़ रुपए। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट जो है वो 41 करोड़ था, जो कि 52 1,112 करोड़ हो गया। फूड ग्रेन्स जो है वो भी बढ़ा है, यानी उसमें भी आयात बढ़े हैं, जो कि पहले 100 करोड़ था, बढ़ करके वो 3,195 करोड़ हो गया। केमिकल्स के क्षेत्र में अगर हम देखें तो 57.57 था हमारा आयात जो था उस समय। केमिकल्स का हम बहुत कम करते थे बिफोर इंडिपेंडेंस, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा केमिकल्स का आयात भी बढ़ा, जो 13,278 करोड़ रुपए हो गया। फर्टिलाइजर्स में पहले सिर्फ 12 करोड़ फर्टिलाइजर्स हम आयात करते थे, और उसके बाद हमने अब जो है हमारी कंडीशन हो गई है कि 31,533 करोड़ के कर रहे हैं। इसी तरह से पेट्रोलियम में भी 87 करोड़ था, और अब 4,82,000 करीब हो गया है करोड़ रुपए। और कृषि पदार्थों के आयातों में तो कमी आई है, ये हमने बताया था। कृषि पदार्थ के आयातों में कमी हुई है, और सबसे ज्यादा अगर हम ने इंपोर्ट्स में सबसे ज्यादा अगर हम ने बढ़ोतरी की है, इंपोर्ट्स हमारे बढ़े हैं, तो पेट्रोलियम पदार्थ हैं। पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर के हम दूसरों पे डिपेंड हैं, और पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर के हम इसमें हमारे लगातार वृद्धि हुई है। और कैपिटल गुड्स में भी जो है लगातार वृद्धि हुई है। कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं के आयातों में भी वृद्धि हुई है। रासायनिक खाद के आयातों में भी वृद्धि हुई है, ये अभी हमने देखा आंकड़ों से। इसका डायरेक्शन में क्या हमारे हमने क्या हासिल किया, क्या हमारे विदेशी व्यापार के डायरेक्शन में क्या चेंज आया आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो जो यूके था, जिन जिन कंट्रीज को हमारा विदेशी व्यापार होता था उसमें इंग्लैंड है, यूएसए, जापान, रशिया, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज, और पेट्रोलियम कंट्रीज हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ये भी हमने बात की थी, जैसा कि हमारा व्यापार जो है स्वतंत्रता से पहले भी होता था, पर इतने देशों के साथ नहीं होता था। डेवलपिंग कंट्रीज के साथ भी हमारा व्यापार लगातार बढ़ा है आफ्टर इंडिपेंडेंस। परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट की बात करें तो यूके के साथ हमारा परसेंटेज कम हुआ है। उस समय ब्रिटिशर्स थे, तो यूके के साथ हमारा परसेंटेज ज्यादा था, लेकिन अब यूके के साथ हमारा परसेंटेज जो है वो गिरा है। और पहले था 2.9% का एक्सपोर्ट था, और इंपोर्ट था 1.5% का हमारा। ये हम बात कर रहे हैं 2010 और 11 के दौरान की के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। यूएसए, हमारा जो एक्सपोर्ट था यूएसए के साथ, वो 9.2 10.2 था, और इंपोर्ट्स हमारे 5.4 थे। यानी हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो माइनस में था। और जापान के साथ हमारा 2.1, और इंपोर्ट्स थे 3.3। तो जापान के साथ हमारा थोड़ा सा जो है सरप्लस में था व्यापार इस दौरान। और रशिया के साथ हमारा 0.6% एक्सपोर्ट्स एंड 1.0% इंपोर्ट्स हमारे थे। तो रशिया के साथ चाइना के साथ हमारा 7.8% और 1.8% का रेशियो था। और इसी दौरान जो यूरोपियन कंट्रीज थे, यूरोपियन यूनियंस, इनके साथ में 8.7% एक्सपोर्ट और 12% इंपोर्ट्स। ओपेक के साथ में हमारा 22.3% एक्सपोर्ट्स और 33.6% इंपोर्ट्स रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में 41.5% एक्सपोर्ट्स एंड 3% इंपोर्ट्स रहे हैं।
इसके बाद अगर हम देखें कि क्या जो हमारी कुछ जो है ग्रुप्स बन गए थे। अगर हम ग्रुप्स के रूप में देखें तो अभी हमने बताया बताया भी था आपको कि हमने जो अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए उनको जो कंट्रीज थी कि जिनके साथ हमें व्यापार करना था और कर रहे थे, उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया और उन उन ग्रुप्स में जो सबसे पहला ग्रुप हमारा बना था, वो था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो ग्रुप बना, इसमें भी ये ओसीडी ओईसीडी जो ग्रुप बना, इसमें जो पहला ग्रुप कंट्रीज का था वो था यूरोपियन यूनियन। यू इसमें यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, आयरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क आदि आते थे। इसके बाद जो सेकंड ग्रुप था, वो था उत्तरी अमेरिका का। इसमें यूएसए एंड कनाडा का के साथ हमारा व्यापारिक संबंध बनाए गए और थर्ड जो ग्रुप था वो ओशियाना का था, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान आदि कंट्रीज के साथ हमारा व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए। इसके बाद जो सेकंड ग्रुप था वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का था, ओपेक का। इसमें सऊदी अरब, ईरान और इराक कंट्रीज आते थे, जिनके ऊपर हम क्रूड ऑयल के लिए और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए डिपेंड थे। उनके साथ हमें इसका व्यापार करना पड़ता था, आयात भी करना पड़ा और इन कंट्री से तो हमने आयात ही किया था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप जो था, जैसे कि बुल्गारिया है, यूगोस्लाविया है, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों के साथ भी हमारा व्यापार जो है पिछले वर्षों की अपेक्षा बढ़ा था, लेकिन उतना नहीं बढ़ा था जितना बढ़ना चाहिए था। जब हम बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, तो डेवलपिंग कंट्रीज के में जो हमारी एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज आती है, उनके साथ हमारा जो व्यापारिक संबंध है वो लगातार बढ़ रहे हैं और उनके साथ हमारा व्यापार मजबूत हो रहा है और बहुत सारे ग्रुप्स बना करके हम इनको व्यापार को अपना बढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम अगर देखें कि हमारे एक्सपोर्ट्स में क्या चेंज आया। जब हम विकासशील देशों हमारा भारत के व्यापार की बात करते हैं, फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, तो सबसे पहला नंबर जो आता है वो आता है विकासशील देशों का। हमारा जो व्यापारिक संबंध है वो सबसे ज्यादा विकासशील देशों के साथ में बने हुए हैं फॉरेन ट्रेड के। और देश दूसरा नंबर जो आता है वो ओपेक का आता है, पेट्रोलियम कंट्रीज जो है, जो मैंने बताया कि सऊदी अरब, इराक, ईरान है। तो उनके साथ इसलिए है क्योंकि हमें अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए उन पे डिपेंड रहना ही है। तो सेकंड नंबर पे हमारा व्यापार उनके साथ आता है। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारे जो संबंध है वो बने ही हुए हैं, वो व्यापारिक संबंध हमारे बने हुए हैं। तो चेंजेस इन डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स अगर हम देखें कि एक्सपोर्ट्स में हमारे के डायरेक्शन में क्या क्या चेंजेस आए हैं पिछले वर्षों में हमारे फॉरेन ट्रेड में, तो उसमें स्वतंत्रता से पहले भारत में सबसे अधिक निर्यात जो है वो इंग्लैंड को होते थे। लेकिन 50-51 में भारत के निर्यातों में इंग्लैंड का प्रतिशत 27% था, जो कि 10-11 में कम होकर के 2.9% रह गया। बहुत ही कम हो गया। यानी यूके के साथ हमारे जो फॉरेन ट्रेड जो था वो बहुत ही कम कर दिया गया। और भारत का यूएसए जो है द्वारा यूएसए में काफी मूल्य के निर्यात किए जाते थे और 80-81 के दौरान जो अमेरिका का परसेंटेज था निर्यात का वो 11.1% था और अब 10.2% हो गया है। इस प्रकार अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात लगभग लगभग स्थिर है, 11 और 10 ऐसे इसमें फर्क आया, एक 1% का। भारत काफी मात्रा में यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ भी व्यापार करता है, जैसे कि इंग्लैंड,
जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, लक्ज़मबर्ग, इनके साथ जो हमारा व्यापार था, उसका परसेंटेज जो था वो 18.7% था। 18.7% का निर्यात जो है हमने इन देशों के साथ में किया था। इसके बाद जो हमारा आता है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ थे, जिनके साथ कि हमारा 80-81 के दौरान 18.3% था, और 11-12 के दौरान ये घट करके 0.6% रह गया। और यूएसएसआर के विघटन के कारण भारत ने रूस के साथ व्यापार जो था वो और भी ज़्यादा कम हो गया था। रूस के साथ हमारे व्यापारिक संबंध पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब रूस का विघटन हो गया, वो छोटी-छोटी देशों में बँट गया, छोटे-छोटे पार्ट्स में, तो उसके साथ हमारा व्यापारिक संबंध धीरे-धीरे करके घट गए। भारत के निर्यात में जो है भारत के निर्यात व्यापार में जापान का महत्व लगभग एक जैसा रहा है। 50-51 के दौरान जापान का प्रतिशत था 2.2%, और 11-12 के दौरान 2.1% था। यानी लगभग स्थिर ही था। तो बहुत ज़्यादा ना बढ़ा था व्यापार, ना घटा था। और भारत कई विकासशील देशों जैसे चीन, अ, केन्या, इथियोपिया, नाइजीरिया, अर्जेंटीना आदि देशों को भी निर्यात करने लगा था, जिनके निर्यात में निरंतर वृद्धि हो रही थी। तो 11-12 के दौरान भारत ने विकासशील देशों को किए गए निर्यात, भारत का कुल निर्यात का 41.5% इन देशों को निर्यात किया। हाल के वर्षों में जब भारत का निर्यात जो बढ़ा है, वो भारत के निर्यातों का 7.8% हिस्सा चीन को निर्यात किया गया। यानी हम अगर 10-11 की बात करें, तो 10-11 के दौरान सबसे ज़्यादा जो हमारा व्यापार है, वो चीन के साथ में बढ़ा, जबकि चीन के साथ हमारे संबंध विगत वर्षों में ठीक नहीं रहे हैं, और कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध भी लगाए गए, कुछ चीज़ों पर व्यापारिक जो संबंध था उसको भी कई चीज़ों को कट ऑफ किया गया कि इन चीज़ों को वहाँ से नहीं मंगाया जाएगा। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो निर्यात थे उसमें करीब चीन का जो प्रतिशत था, अगर हम अभी देखें, तो वो है उसका 20-21 के दौरान उसका 14% योगदान अभी भी है हमारे इम्पोर्ट्स में। हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो चीन से सबसे ज़्यादा हैं। अब अगर हम जो वो देखते हैं चेंजेस किसमें इम्पोर्ट्स में कितने आए हैं। ये तो हमारे एक्सपोर्ट के चेंजेस थे, इम्पोर्ट्स में क्या चेंजेस आए हैं। तो इम्पोर्ट्स में 50-51 के दौरान जो इंग्लैंड का प्रतिशत था वो 18.5% था, जो कम होकर के 1.5% यानी ना के बराबर रह गया। और इसमें 50-51 में सबसे अधिक आयात अमेरिका को करता था भारत, जो कि 50-51 में भारत की आयातों में अमेरिका का भाग 18.8% था, जो 10-11 के दौरान कम होकर के 5.4% रह गया। इसी तरह से अगर हम देखें, तो जो हमारे यूरोपियन यूनियन है, उनके देशों को जो आयात किया गया, अभी हम आयात के बारे में बात कर रहे हैं, तो 10-11 में कुल आयातों के इन देशों का प्रतिशत 12% था। और पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का जो प्रतिशत देखें, तो उसमें 10-11 के दौरान जो है इन देशों की कुल आयात में भाग जो है 33.6% था। यानी सबसे ज्यादा हमको आयात जो है तेल निर्यातक देशों के साथ करना पड़ता है। यूएसएसआर के विघटन के बाद जैसा मैंने बताया कि हम लोग का व्यापार बहुत कम हो गया था, 1.0% रह गया। जापान से भारत को होने वाले आयातों की प्रतिशत मात्रा लगभग एक जैसी है। तो जापान का जो आयात माल था वो 2.9% हमारा 50-51 के दौरान था, जो कि 10-11 के दौरान भी
2.9 से घट करके 2.3% रह गया। और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ इंपोर्ट्स की बात करें तो वो हमारा बढ़ा है। डेवलपिंग कंट्रीज के साथ हमारा व्यापार बढ़ करके 33% हो गया, जो पहले बहुत कम हुआ करता था स्वतंत्रता से पहले। चीन के साथ भारत के विदेशी व्यापार में तेजी के साथ वृद्धि आई है, जो कि अभी मैंने बताया कि सबसे ज्यादा आयात जो है चीन के साथ हमारा होता है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो हमारा विगत वर्षों में माइनस में रहा है। 2 वर्षों को छोड़ करके अगर हम देखें कि बैलेंस ऑफ ट्रेड की क्या कंडीशन थी, तो केवल 72-73 के दौरान ये हमारा फेवरेबल था, यानी कि एक्सपोर्ट हमारे ज्यादा थे और इंपोर्ट्स कम थे। और 677 के दौरान डी जो है अनुकूल था, और बाकी के सभी वर्षों में जो है प्रतिकूल बैलेंस ऑफ ट्रेड ट्रेड रहा है। जैसे कि हम इसको देख लेते हैं एक बार कि 51 में -50 था हमारा, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था -50 था। 61 में 480 था, -480। 71 में -99 था। 72-73 के दौरान प्लस में था, +104 करोड़ रुपीस। और 76-77 के दौरान +72 करोड़ रुपीस था। 80-81 में -838। 90-91 में -1635 करोड़ रुपीस था। और 2001 के दौरान माइनस, तब भी माइनस में था, 27,302 करोड़ रुपीस। और 78 के दौरान फिर 56 के करीब था, 56,000 करोड़ रुपीस। 89 के दौरान 54,000 के करीब था, करोड़ के करीब। 9-10 के दौरान पी माइनस में था। 11 में 5,000, 40,000, 5,40,818 करोड़ रुपीस था। अब अगर हम आगे ये बात करें कि हमारे जो है विदेशी व्यापार असंतुलित होने के मुख्य कारण क्या थे, क्यों हमारा विदेशी व्यापार असंतुलित रहा। और संतुलित जो है सिर्फ 2 वर्षों में हमने देखा, 72-73 के दौरान हमारा सरप्लस में रहा, और 76-77 के दौरान सरप्लस में था। तो उसमें मेन कारण जो था वो ये था कि एक तो हमें पेट्रोलियम के पदार्थ जो है वो आयात करने ही पड़ते हैं। वो तो हमारी नीड है, इसलिए आयात करने पड़ते हैं। बिना उसके काम नहीं चलता है। लेकिन हमारे जो आयात बढ़े हैं उसमें मशीनों का भी बहुत ज्यादा आयात हुआ है, यानी कैपिटल गुड्स का आयात हुआ है। और जो टोटल इंपोर्ट्स है वो भी हमारे बढ़े, जैसा कि हमने अभी चेंजेस इन इंपोर्ट्स में देखा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे डायरेक्शन कंपोजिशन में। इंपोर्ट्स के कंपोजिशन में क्या चेंजेस आए हैं वो भी उन्होंने देखा। और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में वृद्धि हुई, और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में भी वृद्धि हुई। इसके कारण भी जो है और बढ़े हैं, बर्डन बढ़ा है। निर्यात व्यापार में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई है, और निर्यात वस्तुओं की जो मांग है उसका वो भी कम हो गई है। तो इस वजह से जो है निर्यात हमारे कम हो गए हैं। यानी एक्सपोर्ट वाली जो वस्तुएं हैं वो भी कम हम उत्पाद कर पा रहे हैं, और जो हमें उनकी डिमांड भी कम हो गई है विदेशों में। तो हमें इसके लिए क्या-क्या कदम उठाने चाहिए? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि विदेशी व्यापार जो है उसमें क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी है, क्या-क्या मेन फीचर्स हैं, क्यों इसमें कमी आई है, क्यों मुख्यतः होना क्या-क्या चाहिए। तो जो इफ़ेक्ट पड़ा है विदेशी व्यापार की, क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसमें जो ग्रॉस नेशनल इनकम का शेयर है, इंक्रीजिंग शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम,
तो भारत के विदेशी व्यापार के कारण हमारा जो नेशनल इनकम का शेयर है वो बढ़ा है और उसमें वृद्धि हुई है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि व्यापार से हमें हानि हुई है, हानि ही हुई है। विदेशी व्यापार बढ़ने के साथ हमारे डेवलपमेंट में वृद्धि हुई है और हमारी नेशनल इनकम में भी वृद्धि हुई है, राष्ट्रीय आय बढ़ी है। राष्ट्रीय आय पहले जो है 12% इसका कुल राष्ट्रीय आय का प्रतिशत 12% था। विदेशी और 10-11 के दौरान बढ़ कर के जो हमारी शुद्ध राष्ट्रीय आय है वो अ, था 53% हो गई। इसका मतलब कि हमने प्रगति की है और विश्व व्यापार में घटता हुआ भाग जो लेस शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड में हमारा प्रतिशत जो है वो घटा है। और ओशियनिक जो समुद्री व्यापार है हमारा, वो समुद्री व्यापार काफ़ी हद तक बढ़ा है लेकिन जो समुद्री व्यापार अ, उसमें भी पहले हमने जो है 3 बंदरगाह पे डिपेंड करते थे, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के बंदरगाहों पर। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसकी ओर ध्यान दिया और इसमें कोचीन, विशाखापट्टनम आदि और कांडला आदि के बंदरगाहों को भी शामिल किया, उनको भी डेवलपमेंट करके विदेशी व्यापार के लिए खोला गया ताकि हमारा विदेशी व्यापार बंदरगाहों के माध्यम से भी बढ़ सके। विदेशी व्यापार के परिमाण जो थे और मूल्य में वृद्धि हुई है, परिमाण भी बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है और वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड है वो भी बढ़ी है। हमारी स्वतंत्रता के बाद के वर्षों से हम देख रहे हैं कि अब पहले से जो है कई गुना मात्रा में मूल्य की वस्तुओं का आयात और निर्यात होने लगा है। 48-49 के दौरान व्यापार हमारा 792 करोड़ था, जो कि 10-11 के दौरान बढ़ कर के जो कि 10-11 के दौरान बढ़ कर के 2,26,116 करोड़ रुपए हो गया और इसी तरह से निर्यात भी हमारे आयात भी बढ़े और निर्यात भी बढ़े। निर्यात व्यापार के स्वरूप में भी परिवर्तन आया है। आयात व्यापार के स्वरूप में भी परिवर्तन आया है। कंपोज़िशन कैसे हमने इम्पोर्ट्स में कैसे बढ़ा है तो उसमें जो निर्यात में हमारा चीज़ों को हमने ऐड किया है उसमें पहले हम पटसन, कपास, चाय, तिलहन, चमड़ा अनाज, काजू, खनिज पदार्थ आदि का निर्यात करते थे। तैयार माल बहुत सा तैयार माल जो है अब हम सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात करने लगे हैं। मशीनें भी निर्यात करते हैं, तैयार माल का भी निर्यात करते हैं, हीरे जवाहरात, चाहे जूट का भी तैयार माल है, उसका भी निर्यात करते हैं, काजू, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, इसको बहुत बड़ी मात्रा में हमारा निर्यात होने लगा है, तो निर्यात में भी वृद्धि हुई है। ये जो है हमारे विदेशी व्यापार की संरचना में परिवर्तन आया है। आयात व्यापार के स्वरूप में जो परिवर्तन आया है, आयात व्यापार हमारा जो है इम्पोर्ट्स में भी हमने पहले हम स्वतंत्रता से पहले उपभोग वस्तुओं और दवाइयाँ, कपड़ा, मोटर गाड़ियाँ, बिजली का सामान, लोहा इस्पात आदि का आयात करते थे। लेकिन अब जो है पेट्रोलियम उत्पादों, मशीनें, रसायन खाद, तिलहन, कच्चे माल, इस्पात, तेल आदि का आयात अधिक मात्रा में किया जाता है। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो उसमें भी काफ़ी हद तक चेंज आया है। विदेशी व्यापार की जो दिशा है, दिशा और दशा दोनों में ही परिवर्तन हुआ है। तो 19 जो 1938 के बाद से भारत का सबसे अधिक विदेशी व्यापार जो है इंग्लैंड के साथ होता था। लेकिन भारत के निर्यात का जो व्यापार का 34% आयात व्यापार का 31% इंग्लैंड के साथ होता था और अब जो है स्वतंत्रता के बाद इसमें काफ़ी कमी आई है। भारत के निर्यात व्यापार में इंग्लैंड का भाग 2.9% और आयात का 1.5% हो गया है। विकासशील देशों का 10 से 11 के दौरान भारत के निर्यात में भाग 41.5% था और आयात में था 33%। तो भारत के विदेशी व्यापार में पेट्रोल निर्यात करने वाले जो देश हैं,
जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरब इनका भी महत्व बढ़ गया है 11-12 के दौरान। इन देशों में भारत के आयात व्यापार में भारत 33.6% था, निर्यात जो है वो 22.3% था और यूरोपियन विदेशी व्यापार पूर्वी यूरोपियन देशों में रूस से कम हो गया है। एशिया के विकासशील देशों के साथ हमारा विदेशी व्यापार अब जो है विगत वर्षों में काफ़ी बढ़ गया है और बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो वो भी हमारा स्वतंत्रता के पूर्व हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड अनुकूल रहता था हमेशा, वो अब अनुकूल नहीं रहता है क्योंकि हमारे आयात बढ़े हैं। आयात बढ़ने के कारण जो है विदेशी व्यापार हमारा प्रतिकूल हो गया है। 44-45 के दौरान 42 करोड़ रुपए मूल्य का भारत के पक्ष में था और जैसा कि मैंने बताया था कि 72-73 के दौरान ये हमारे पक्ष में रहा था और 76-77 के दौरान व्यापार शेष अनुकूल रहा। शेष वर्षों में ये प्रतिकूल ही रहा है। डिपेंडेंट ट्रेड जो है निर्भर व्यापार के बारे में से भी जो है काफ़ी फ़र्क पड़ा है विदेशी व्यापार पे। भारत का विदेशी व्यापार अधिकतर विदेशी जहाज कंपनियों, चीन कंपनियों व बैंकों पर निर्भर रहा है। स्वतंत्रता के बाद से हमने इस ओर ध्यान देना शुरू किया। एक तो हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण हुआ और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अ, उम, समुद्री व्यापार उसमें समुद्री व्यापार, जहाज़ों को और इन सब की ओर भी ध्यान दिया गया और इनके निर्माण की ओर ध्यान दिया गया। बंदरगाहों के रख-रखाव की ओर ध्यान दिया गया और उनके जिससे कि हमारा विदेशी व्यापार समुद्री माध्यम से बढ़ सके। भारतीय बैंकों व बीमा कंपनियों की को भी इस ओर विशेष ध्यान देना शुरू किया। और विदेशी व्यापार पर सरकार का नियंत्रण जो है, विदेशी व्यापार पर सरकार का नियंत्रण का ये भी पूरी तरह से हमारी जो भारत सरकार है वो विदेशी व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। सरकार की विदेशी व्यापार की नीति का प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो निर्यात को बढ़ावा देना होता है और जो अनावश्यक वस्तुएँ हैं उनका आयात बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, सिर्फ़ निर्यात पे बढ़ावा देना चाहिए। तो ताकि हमारा विदेशी व्यापार अनुकूल रह सके। इसके लिए बहुत सारी संस्थाओं का स्थापना की गई, जैसे व्यापार बोर्ड, इसमें निर्यात विकास समितियों का गठन किया गया, निर्यात निरीक्षण सलाहकार समितियों का गठन किया गया, निर्यात साख तथा गारंटी निगम बनाए गए। प्रदर्शनी निदेशक डायरेक्टर ऑफ एग्जीबिशंस बनाए गए जिनके माध्यम से एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करके जो है उसमें काफ़ी हद तक विदेशी व्यापार को बढ़ाया जाता है। वो हमारे यहाँ ही नहीं ये हमारे यहाँ देश के अंदर तो एग्जीबिशंस लगती हैं, लेकिन देश के बाहर भी जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी हम एग्जीबिशंस लगा कर के अपनी चीज़ों का प्रदर्शन इनके माध्यम से करते हैं, ताकि जो है वो हमारा विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी हो सके। सरकार के विदेशी व्यापार चलाने के लिए कई निगम स्थापित किए, जिसमें कि राजकीय व्यापार निगम की स्थापना 1956 में की गई। यह निगम लघु उद्योगों, हस्तकला क्षेत्र आदि के निर्यात और आयात में आवश्यक सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा खनिज तथा धातु व्यापार निगम की स्थापना 1963 में खनिज पदार्थों व धातुओं का निर्यात करने के लिए की गई और एमएमटीसी भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी है। इसका व्यापार क्षेत्र 65 देशों में फैला हुआ है। 2010-11 में इस निगम ने 3,672 करोड़ रुपए का निर्यात किया और 63,152 करोड़ का आयात किया।
अब हमारा जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रेशियो है, वो लगातार एक तो डिक्लाइन कर रहा है, जैसा कि अभी हमने इतनी देर में देखा कि कैसे हमारे इम्पोर्ट्स जो है वो बढ़ रहे हैं और एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं। तो निर्यात आयात अनुपात से अभिप्राय है कि निर्यात से प्राप्त होने वाली आय के द्वारा कुल आयात के कुल कितने प्रतिशत मूल्य का भुगतान किया जा सकता है। हमने अगर विदेशों से ऋण लिया है तो उसको हम अपने निर्यात के माध्यम से कितने प्रतिशत तक का उसके माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। और अगर हम 1995-96 में निर्यात आयात अनुपात 87% था हमारा। अर्थात कुल आयात के 13% का भुगतान विदेशी विनिमय भंडार या विदेशों से कर्ज लेकर करना पड़ता था। 10-11 के दौरान यह अनुपात कम होकर के 6.8% रह गया। अर्थात कुल आयात के 2% भाग का भुगतान सेवाओं के व्यापार पर होने वाले लाभ से या विदेशों से ऋण लेकर विदेशी निवेश के अंतःप्रवाह से या विदेशी विनिमय भंडार द्वारा पूरा करना पड़ता है। तो ये हमें देखना ये पड़ता है कि जो हम बाहर से एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, उस एक्सपोर्ट से हम किस हद तक अपने जो कर्जे हैं उनको भी निपटा पा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम अपना जो ट्रेड हमारा, अगर मान लीजिए ट्रेड हमारा जो है वो माइनस में भी जा रहा है, तो क्या हम अपने डेब्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक तरह से निर्वहन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक देखने वाली चीज़ है। तो भारत के मुख्य आयात तथा निर्यात की अगर हम बात करें तो हमारे आयात और निर्यात दोनों ही बढ़े हैं। हमने करीब 7,000 वस्तुओं का आयात तथा निर्यात भारत करता है। भारत के आयात या निर्यात निरंतर 10-11 के दौरान 6,83,000 467 करोड़ के आयात किए गए, जबकि 50-51 में केवल 650 करोड़ के आयात किए गए थे। और 2010-11 में 1,42,669 करोड़ के निर्यात किए गए, जबकि 50-51 में केवल 600 करोड़ के निर्यात किए गए थे। तो निर्यात भी बढ़े हैं और आयात भी बढ़े हैं। दोनों में इसका मतलब ये हुआ कि विदेशी व्यापार हमारा जो है वो लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं हुआ है। भारत के मुख्य आयात और इसका प्रतिशत अगर हम देखें तो हम उनको 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं कि भारत के हमने जो भी हम चीज़ें आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, उनको तो उसमें सबसे पहली जो हमारी चीज़ आती है, मेन आती है, वो होता है एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स। पहली प्रोडक्ट। और सेकंड नंबर पे हम जिन चीज़ों का आयात निर्यात करते हैं वो है रॉ मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चर्स एंड अदर्स एंड थर्ड कैपिटल गुड्स। तो 3 प्रकार की चीज़ों का हम आयात निर्यात करते हैं। अब हम अगर हम इसका परसेंटेज देखें तो हमने क्या एक्सपोर्ट किया, क्या इम्पोर्ट किया पिछले विगत वर्षों में, तो 70-71 के दौरान हमने 265 करोड़ जो है वो निर्यात किया था, आयात किया था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। और जो कि टोटल परसेंटेज में 6% 6.23% था। और 2010-11 में हमने 48,820 करोड़ रुपए का इम्पोर्ट किए, आयात किए, जो कि टोटल जो हमारे इम्पोर्ट्स थे उसका 2.90% था। यानी हमारे जो परसेंटेज जो है इम्पोर्ट का वो कम हुआ है अब पहले की अपेक्षा। तो पहले जैसे मैंने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि हमारे जो एग्रीकल्चर गुड्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, उनमें हमने उनके जो आयात है उनमें कमी की है। और
जहाँ तक रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स की बात है, तो उसमें 965 करोड़ रुपए की इम्पोर्ट्स हमने किए 70-71 के दौरान, जो कि टोटल इम्पोर्ट्स का 39% था, करीब 59% था। और 10-11 के दौरान हमने 1,43,210 करोड़ रुपए का इम्पोर्ट किया, जो कि टोटल परसेंट का 8 था, 8.95 करोड़ था, 95% था। इसी तरह से कैपिटल गुड्स की बात करते हैं, मशीनरी वगैरह की, तो हमने जो इम्पोर्ट किया था वो 404 करोड़ रुपए का इम्पोर्ट किया था 70-71 के दौरान, जो कि टोटल इम्पोर्ट्स का 24 करोड़ था, 24.72 करोड़। जबकि हमने 10-11 के दौरान 2,21,437 करोड़ रुपए का इम्पोर्ट किया, जो टोटल परसेंटेज का 13.15 करोड़ रुपए था। यानी कि पहले की अपेक्षा हमने इम्पोर्ट्स हमारे कम हुए हैं। भारत के कुल आयात का अगर हम बात करें, तो 8.95% जो है भाग, वो कच्चे माल और मध्यवर्ती तैयार माल अर्थात पेट्रोल, काजू, कपास, ऊन आदि पे और कीमती पत्थरों आदि पे हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। और दूसरा जहाँ तक बात आती है मशीनरी वगैरह की बात करते हैं, तो भारत के औद्योगिकरण की आवश्यकता में सबसे अधिक आयात जो है मशीनों का किया जाता है। इन मशीनों का अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, रूस तथा पूर्वी यूरोप से आयात किया जाता है। 10-11 में जो है 18 1,00,000 18,928 करोड़ की मशीनों का आयात किया गया था। और इसके अलावा जो हम आयात करते हैं उसमें है हमारा आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील में जो है उत्पादन में अभी भी भारत जो है वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है, जबकि काफ़ी हद तक हमने अपने उत्पादन को बढ़ाया है इस क्षेत्र में। लेकिन जहाँ तक हम इसकी बात करें तो 10-11 के दौरान 47,275 करोड़ रुपए का आयरन एंड स्टील बाहर से हमें मँगाना पड़ा था, यानी इम्पोर्ट करना पड़ा था।